नमस्कार। हम पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के कोर्स के हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो इसका फर्स्ट यूनिट है वो आपने फाइनल अकाउंट्स छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इसलिए मैं सेकंड यूनिट से शुरू कर रहा हूँ। हमारी सेकंड यूनिट है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट। पहले हम हायर परचेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हायर परचेज की डेफिनेशन। पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, मान लो मुझे जो है एक जो है 8 लाख की कार चाहिए, मगर वो 8 लाख की कार परचेज़ करने के लिए मेरे पास 8 लाख अभी नहीं है, ठीक है। मेरे पास अभी कम पैसा है, तो मैं एग्रीमेंट अगर ऐसा करूं सेलर से कि मैं किस्तों में 8 लाख दे दूंगा। तो मान लो मेरा सेलर के साथ ऐसे एग्रीमेंट होता है कि डाउन पेमेंट जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो मैं दूंगा 1 लाख रुपीज़ का, और उसके बाद 7 इंस्टॉलमेंट्स 1 लाख की होंगी। तो अगर जो सेलर है उसको पैसा लेट मिल रहा है तो वो केवल पैसा तो लेगा नहीं, वो तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसे कुछ फ़ायदा होगा, तब तो वो मेरे को इंस्टॉलमेंट में देगा ना, टुकड़ों में, है ना। तो ऐसा जो एग्रीमेंट होता है जिसमें जो है बिना पूरा पैसा लिए मुझे जो है चीज़ मिल जाती है, और मैं उसकी जो पूरी प्राइस है उसको जो है मैं किस्तों में पे कर देता हूँ और साथ में उनके साथ इंटरेस्ट भी देता हूँ। ये है हायर परचेज का एग्रीमेंट, समझ लेना इसे। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ हायर परचेज एग्रीमेंट इज़ एन एग्रीमेंट अंडर विच गुड्स आर लेट ऑन हायर। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप जो है हायर परचेज़र को एक तरह से किराए पे आप जो है चीज़ दे देते हो। एंड द हायरर हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज द गुड्स आफ्टर पेइंग ऑल इंस्टॉलमेंट्स। और जो हायर परचेज कर रहा है वो हायरर कहलाता है ना। तो वो जो हायर परचेज़र है उसके पास ऑप्शन होता है, अगर वो सारी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करना चाहता है तो जब भी वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो वो जो है रोक सकता है ना। और जो है अगर वो पे पूरा कर देता है इंस्टॉलमेंट्स को तो चीज़ उसकी हो जाती है। जब तक वो पूरी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करेगा तब तक उसको चीज़ पूरी तरह से उसको ओनरशिप नहीं मिलेगी। उसका पोजेसन होता है, उसके पास चीज़ है, वो उसे यूज़ करता है, मगर जब वो पूरी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देता है तब उसके पास ओनरशिप भी आ जाती है। हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत जैसे ही एग्रीमेंट होता है, डाउन पेमेंट होता है, आपको जो है गुड मिल जाता है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, तो आप उसे पजेस करते हो, वो आपके पास है, आपके पास रखा है, मगर आपका उस पर टाइटल नहीं होता, ओनरशिप आपकी नहीं है, वो होता वेंडर का ही है, सेलर का होता है वो गुड, उसका उस पर हक होता है। तो अगर उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं एज अ हायर परचेज़र। इसलिए एक हायर परचेज़र को गुड्स जो है अपने पास जो पोजीशन में होते हैं उनको जो है रीजनेबली अच्छी केयर करके रखना चाहिए। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा। ओनरशिप पासिस ओनली आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है परचेजर बायर, तब तक उसको जो है टाइटलशिप या ओनरशिप उसका हक नहीं बनता उस चीज़ पे, ठीक है। अगर उसने सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी हैं तो उसके पास पोजेसन तो रहता है मगर उसके पास ओनरशिप नहीं होती। ओनरशिप हमेशा वेंडर सेलर के पास ही रहती है। वेंडर का या सेलर का टाइटल या ओनरशिप या उसका हक चीज़ से तब तक नहीं हटेगा जब तक जो सारी इंस्टॉलमेंट्स जो बायर है वो पे नहीं कर देता है। अब पढ़ लेते हैं। तो until the last installment is paid, till then possession is with the hirer and ownership is with the vendor or seller. As per the Hire Purchase Act 1972, hire purchase is an agreement where goods are delivered. यानी कि हायर परचेज़ के एग्रीमेंट के तहत जो हायर परचेज़ एक्ट का कानून 1972 में जो बना था उसके तहत हायर परचेज़ एग्रीमेंट जब भी होता है तो पैसा पूरे इंस्टॉलमेंट में मिलता है, उससे पहले ही गुड्स जो है सेलर बायर को दे देता है वो यूज़ करने के लिए। हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत पेमेंट इज़ मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। किस्तों में प्राइस पे किया जाता है। अब जो इंस्टॉलमेंट होगी या किस्त होगी उसमें कैश प्राइस होता है और इंटरेस्ट भी होता है शामिल। प्रॉपर्टी पासिस ऑन फाइनल पेमेंट। जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट जो है बायर नहीं पे कर देता है, जो हायर परचेजर कहलाता है, तब तक उसको हक नहीं मिलता है गुड्स को ओन करने का, उसकी टाइटलशिप का उसके ऊपर कोई हक नहीं बनता है। अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई गुड लेना चाह रहे हैं एज अ हायर परचेज़र, मगर बीच में हो सकता है हमारे पास कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, या जो है हम जो है अब हमें वो गुड इतना अच्छा यूज़ करने वाला लग नहीं रहा, तो हम अब उसे लेना ही नहीं चाहते, हम तो कुछ और ही लेना चाहते हैं उसके बदले। तो अगर हायर परचेज़र चाहता है, हायरर चाहता है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकता है, इंस्टॉलमेंट रोक सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो गुड वापस ओनर के पास चला जाता है। फीचर्स ऑफ हायर परचेज, की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कि जो भी हायर परचेज का एग्रीमेंट होता है उसमें क्या लक्षण या गुण हमें देखने को मिलते हैं।
टू पार्टीज, दे ऑलवेज टू पार्टीज, एक हायर वेंडर होता है, एक हायर परचेजर होता है। एक जो है किराए पे खरीद रहा होता है, एक किराए पे बेच रहा होता है। जो ओनर होता है वो सेलर होता है, और जो खरीद रहा है वो हायरर होता है ना। और डुअल नेचर होती है उसमें। डुअल नेचर का मतलब है कि इसमें किराए पे दे रहे हैं हम चीज़ को, और हम साथ में सेलिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट होता है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, हम जो है शुरू में उसे किराए पे दे रहे होते हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड आते आते वो जब उसका पूरा पेमेंट हो जाता है तो वो सेल हो जाती है। सेल्स तभी मानी जाएगी जब तक पूरे इंस्टॉलमेंट पे हो जाएंगी, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाता है। अगर मान लो किसी बायर ने सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, या कुछ इंस्टॉलमेंट छोड़ दी, तो वो सेल्स पूरा नहीं हो पाएगा। ओनरशिप वर्सेस पोजेशन। ओनरशिप इज़ विद द वेंडर, पोजेशन इज़ विद द हायरर। जो गुड होता है उस पर जो हक बनता है, वो ओनरशिप और टाइटलशिप जो उसकी होती है वो वेंडर की होती है, सेलर की होती है। मगर वो रखा होता है हायरर के पास, क्योंकि जो है वेंडर या सेलर जो है उसको परचेज़र को दे देता है, तो परचेज़र उसको अपने पास रखता है और उसको यूज़ करता है ओवर टाइम। इंस्टॉलमेंट सिस्टम मतलब जो पेमेंट होता है वो इंस्टॉलमेंट्स में होता है। हर इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस भी शामिल होता है और इंटरेस्ट अमाउंट भी शामिल होता है। राइट टू टर्मिनेट। हायरर कैन रिटर्न गुड्स एनी टाइम बिफोर द फाइनल पेमेंट। जब तक आखिरी किस्त पे नहीं हो जाती उससे पहले कभी भी उसका मूड चेंज हो अगर बायर का, तो वो गुड्स को वापस ओनर को लौटा सकता है, सेलर को लौटा सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ओनली आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है उसके बाद ही बायर को राइट मिलता है, टाइटलशिप मिलती है किसी भी गुड की, अदरवाइज नहीं मिलेगी। रीपोजेशन राइट। रीपोजेशन मतलब दोबारा जो है उस चीज़ को अपने पास रखने का अधिकार होना। वेंडर कैन रीपोजेस ऑन डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब अगर वो पेमेंट में देरी करता है या पेमेंट करता ही नहीं है, ठीक है, तो जो वेंडर होता है, सेलर होता है, वो अपनी चीज़ वापस ले सकता है बायर से, क्योंकि उसे बायर ने पेमेंट तो की नहीं है। हायर टोटल प्राइस। हायर परचेज प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कैश प्राइस ड्यू टू चार्ज इंटरेस्ट। जब हम किस्तों में पे करते हैं और हर किस्त के साथ हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं, तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस चीज़ है कि जो है जो 8 लाख की चीज़ हम ले रहे हैं और उसके साथ हम हर बार हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, तो जो उसका एक्चुअल प्राइस होगा हम उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं, तो वो हमें थोड़ी महंगी ही पड़ेगी। एफर्ट्स टू मेक लॉ फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शंस इन इंडिया। पहले हम देखते हैं प्री लेजिस्लेशन फेज़। तो उसके अंडर में जो है कोई ख़ास कानून बना नहीं था, और जो भी ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं वो गवर्नड होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो ओनरशिप को देखती है, और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैलिडिटी होती है उसको देखता है। हायर परचेज एक्ट 1972 लाया गया था टू रेगुलेट द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बोथ द हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। ये कवर करता है फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, किस तरह का एग्रीमेंट है उनके बीच में, राइट्स ऑफ हायर एंड हायर वेंडर, जो हायर परचेजर और जो हायर सेलर है उनके राइट्स और ड्यूटीज़ कैसी होंगी। रिपोजेशन रूल्स, किन किन केसेस में वो जो है गुड वापस जो है सेलर के पास चला जाएगा, और किन किन केसेस में आप जो है टर्मिनेशन कर सकते हो राइट्स का, आप अपने राइट्स ख़त्म कर सकते हो किन किन केसेस में। ऑल्दो इनैक्टेड इट वाज नेवर फुली ब्रॉट इनटू द फोर्स इन इंडिया। यानी कि ये बनाया गया था कानून, मगर जो है कभी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ पूरी तरह से इंडिया में। अमेंडमेंट एफर्ट्स लाइक 1989 बिल एट्सेट्रा। प्रपोज चेंजेस टू सिंप्लीफाई डेफिनेशंस, रेगुलेट चार्जेस, बट नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। यानी कि अमेंडमेंट्स की कोशिश की गई समय समय पे, जैसे 1989 में बिल लाया गया तो प्रपोज किया गया था, कोशिश की गई थी कि जो है जो डेफिनेशंस जो है एक्ट में दी हुई हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, और जो चार्जेस हैं उनको हम थोड़ा कंट्रोल करेंगे, जैसे इंटरेस्ट के जो चार्जेस होते हैं उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, मगर ये कभी भी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। प्रेजेंट लीगल पोजीशन टिल मार्च 2026, देयर इज़ नो कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेटिव हायर परचेज लॉ इन इंडिया। फ़िलहाल कोई भी एक ठोस हायर परचेज लॉ इंडिया में नहीं है। इंस्टेड ट्रांजैक्शंस आर गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उनकी एब्सेंस में जो ऐसे हायर परचेज ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको गवर्न करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देखता है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। ऐसे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 देखता है कि ओनरशिप या टाइटल सही है कि नहीं है। जो फाइनेंशियल एंड आरबीआई रेगुलेशंस हैं वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ओवरसी करते हैं, और जो जुडिशियल डिसीजंस हैं उनके हिसाब से भी चीज़ों को देखा जाता है।
बॉडीज रेगुलेटिंग हाई परचेज ट्रांजैक्शंस इन इंडिया टिल 2026। जो सब ऐसी संस्थाएं हैं जो हायर परचेज ट्रांजैक्शंस के ऊपर निगाह रखती हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, उनके बारे में देखते हैं। सिंस नो सिंगल लॉ इज़ एक्टिव, रेगुलेशन इज़ फ्रेगमेंटेड। क्योंकि एक कोई खास कानून इसके लिए नहीं बना हुआ है या इफ़ेक्टिव नहीं है, इसलिए बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हमें देखनी पड़ेंगी। वो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, किस तरह से हाई परचेज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करती है, वो देखना होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या रोल निभाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है एनबीएफसीज को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को, और हायर परचेज फाइनेंस कंपनीज़ को। जो भी हायर परचेज करती हैं कंपनीज, उन सब के ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करती है, और वो इशू करती है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। जो भी सारे नॉर्म्स के तहत जो है हायर ट्रांजैक्शन होने चाहिए, उन डीलिंग्स को जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश करती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखता है कि जो भी हायर परचेज का ट्रांजैक्शन है, उसके तहत जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो वैलिड है कि नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 देखता है कि जो भी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है वो सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 देखता है कि हायर परचेजर के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं या नहीं हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। कोर्ट और जुडिशरी जो है एग्रीमेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं और डिस्प्यूट्स को डिसाइड करते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट के केस में या रीपोजेशन के केस में। रीपोजेशन मतलब अगर मान लो हायर परचेज़र ने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया, वो पेमेंट कर ही नहीं रहा, तो जो हायर वेंडर है, हायर सेलर जो है, वो गुड को वापस ले लेता है। इस केस में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका निपटारा जो है कोर्ट या जुडिशरी करती है। कंपनीज एक्ट 2013 जो है, जो भी हायर परचेज के ट्रांजैक्शंस कंपनी करती है, उन कंपनीज़ को रेगुलेट करती है। टैक्स लॉज जो होते हैं, जैसे जीएसटी के प्रोविज़न जो है इंस्टॉलमेंट ट्रांजैक्शंस पे निगाह रखते हैं, उनको ओवरसी करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड हायर वेंडर एज पर द फॉलोइंग टू मेथड्स। द फर्स्ट मेथड इज asset accrual method, in which asset is recorded at cash price proportionately as installments become due। इसका मतलब ये है कि हम दो तरीके अपनाते हैं हायर परचेज और हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के। जो पहला मेथड है वो है एसेट अक्रूवल मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे जिस हद तक हम पेमेंट करते जाते हैं इंस्टॉलमेंट का, उस हद तक जो कैश प्राइस होता है वो हम असेट के सामने दिखाते हैं। असेट के सामने हम जितना कैश प्राइस हमने पे कर दिया है उतना दिखाते हैं। प्रोपोर्शनेटली कैश प्राइस दिखाते हैं जितना हमने पे किया है। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जब हम कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो कोई एंट्री नहीं आती है। जब हम कोई डाउन पेमेंट करते हैं तो एंट्री आती है असेट अकाउंट रिलेटेड टू बैंक और कैश अकाउंट। क्योंकि हम एज अ हायर परचेजर हम क्या कर रहे हैं, हम असेट को परचेज कर रहे हैं, तो असेट हमारे पास आ रहा है, डेबिट वॉट कम्स इन। कैश या बैंक हमारे पास से जा रहा है, चेक से अगर पेमेंट करेंगे तो बैंक, अदरवाइज कैश हमारे पास से जाएगा। तो जो जा रहा है क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो बैंक और कैश जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, है ना। और जो अमाउंट दिखाएंगे वो कितने से दिखाएंगे, हम जितना डाउन पेमेंट हुआ होगा उतना अमाउंट दिखाया जाएगा। On installment becoming due, the entry will be asset account debtor with cash price, interest account debtor with interest to high vendor account with installment। क्योंकि देखो यहाँ पे असेट जो है आ रहा है तो वो डेबिट होगा, इंटरेस्ट खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड असेट्स तो दोनों जो है डेबिट होंगे। असेट दिखाया जाएगा कैश प्राइस से, इंटरेस्ट दिखाया जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट से, और जो हायर वेंडर है उसको पूरा इंस्टॉलमेंट ड्यू है ना, जो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिला के होगा। जो हायर वेंडर है वो एक तरह से हमारा क्रेडिटर है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट, जब भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो हमारी एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेटर इंस्टॉलमेंट अमाउंट के साथ टू बैंक और कैश अकाउंट इंस्टॉलमेंट के साथ। ठीक है, क्योंकि वेंडर जो है, अब जो हमारा क्रेडिटर था वेंडर, वो अब रिसीव कर रहा है पैसे, है ना। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो बैंक या कैश हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे पास से जा रहा है ना। और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जितना हम पे कर रहे होंगे उतना हमें दिखाना है। At the end of each year, we also have to charge depreciation on the asset coming in, because the asset which has come in, which we have taken on hire through the hire purchase agreement, it goes to certain wear and tear during the usage। हम उस असेट को यूज़ करते हैं तो फिर कुछ तो थोड़ा बहुत जो है उसमें खराबी आ जाती है, उसकी वजह से उसको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है साल के एंड में, है ना। तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेटर विद डेप्रिसिएशन अमाउंट। डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे निकालोगे आप, जो उस समय तक का कैश प्राइस होगा
उस पूरे कैश प्राइस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेटर टू असेट अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है एक तरह से लॉस है ना। आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो जो है एक तरह से उतने से आपका जो है ना असेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो डेबिट और लॉसेस, तो डेप्रिसिएशन जो है एक एक्सपेंस है, लॉस की तरह से अगर मानते हो तो वो डेबिट होगा। और असेट की वैल्यू कम हो रही है, अगर असेट डेबिट होगी तो असेट की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, अगर असेट कोई वैल्यू हमें कम करनी है तो उसे हमें क्रेडिट करना होगा। ठीक है। और फिर साल के अंत में ही हमें ये जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का अमाउंट है वो हमें ट्रांसफ़र करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, क्योंकि इंटरेस्ट जो हमारा एक्सपेंस है या डेप्रिसिएशन जो हमारा एक तरह से हम एलोकेट कर देते हैं कुछ रिसोर्सेज डेप्रिसिएशन के नाम से, या एक तरह से एक्सपेंस है, तो उससे जो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो जो एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि दोनों से हमारा जो है प्रॉफिट कम हो रहा है ना। अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट के सामने इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट के सामने डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन अकाउंट से दिखाया जाएगा। नाउ वी विल सी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक्स में जब कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो कोई एंट्री नहीं होती, मगर जब डाउन पेमेंट रिसीव करता है वो, तो एंट्री होती है बैंक और कैश अकाउंट डेटर टू हायर परचेजर अकाउंट, और अमाउंट दिखाते हैं हम डाउन पेमेंट का, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं तो उसके पास बैंक से चेक आ रहा है या जो है कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक या कैश डेबिट होगा, और क्रेडिट द गिवर, है ना। तो गिवर कौन है उसके लिए, हायर परचेजर दे रहा है उसे पैसा, है ना, तो हायर परचेजर का अकाउंट वो क्रेडिट करेगा और वो दिखाएगा अमाउंट डाउन पेमेंट के अमाउंट से। ऑन इंस्टॉलमेंट बिकमिंग ड्यू द एंट्री विल बी हायर परचेज अकाउंट डेटर with installment amount to higher sales account with cash price and interest account with interest amount। देखो क्या होता है कि हायर परचेजर जो है आपको पैसा देगा, वो आपका डेटर की तरह है ना। तो हायर परचेजर का अकाउंट आप जो डेबिट करते हो, और कितना अमाउंट देगा वो, पूरे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट उसने देना है ना, तो वो अमाउंट डेबिट होगा। टू हायर सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने हायर सेल्स किया है तो जो है आपका जो आपने असेट सेल किया है वो कैश प्राइस से दिखाया जाएगा। और आपको इंटरेस्ट ड्यू है, तो आपकी एक तरह से इनकम एक ड्यू है, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम होगी, क्योंकि आप जो है अभी यहाँ पे हायर वेंडर के अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, है ना। तो इंटरेस्ट जो है क्रेडिट होगा, उसके सामने हम इंटरेस्ट का ही अमाउंट दिखाएंगे। ऑन रिसीविंग इंस्टॉलमेंट, हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होगी बैंक और कैश अकाउंट डेटर इंस्टॉलमेंट अमाउंट के साथ टू हायर परचेजर अकाउंट इंस्टॉलमेंट के साथ। ठीक है। तो क्योंकि जो है कैश या बैंक से जो है चेक से अगर आता है तो बैंक होगा डेबिट, या अगर कैश आ रहा है तो फिर हायर वेंडर के पास आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और दे कौन रहा है, हायर परचेजर दे रहा है, तो जो देने वाला है उसको क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट द गिवर, तो हायर परचेजर को हम क्रेडिट करेंगे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से। At the end of the year, in the books of hire vendor, the interest amount will be transferred to profit and loss account। हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट एक इनकम है, तो इंटरेस्ट कमाने की वजह से उसको जो है प्रॉफिट होगा, उसकी जो है उसका इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसका, है ना। तो जो एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेटर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। इंटरेस्ट अमाउंट से दिखाया जाएगा, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और एक चीज़ नोट करना कि हायर वेंडर के अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो असेट पे लगता है, असेट तो अब हायर वेंडर के पास रहा ही नहीं, है ना। असेट किसके पास होगा, हायर परचेजर के पास, हायर परचेजर को दे दिया, उसके पोजीशन में है, तो अगर उस पर कुछ वियर एंड टियर होता है तो डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हायर परचेजर लगाएगा। दूसरा मेथड जो है हायर परचेज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, वो है क्रेडिट परचेज मेथड। इस मेथड के तहत जो है असेट को हम रिकॉर्ड करते हैं फुल कैश प्राइस पे इमीडिएटली, मतलब जैसे ही साइनिंग एग्रीमेंट होता है उसी समय पे असेट को हम फुल कैश प्राइस से दिखा देते हैं, और फिर जो बचता है बाद में वो हम इंटरेस्ट का ड्यू और इंटरेस्ट का रिसीव का हम जो है एंट्रीज करते जाते हैं। और जो फुल कैश प्राइस है वो तो साइनिंग एग्रीमेंट जब होता है तब उसके साथ ही हम जो है असेट के सामने फुल कैश प्राइस दिखा देते हैं। टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शंस as per credit purchase method in the books of hire purchaser. On signing the agreement, the entry will be asset account data with full cash price to hire vendor account with full cash price. Now look, when hire purchaser is purchasing, the asset is coming into debit what comes in, so asset will be debited, and hire vendor is a creditor, so he will be credited because credit the creditor, okay, and full cash price
amount is shown in front of asset account. On down payment, what happens is hire vendor account data with down payment to bank or cash account. If you are paying in cash, you will take cash as a credit, or if you are paying by check, you will have bank as credited. And hire vendor is receiving the payment, right? So debit the receiver, इसलिए हम हायर वेंडर को डेबिट करते हैं, और बैंक क्या कैश जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं और डाउन पेमेंट का अमाउंट दिखाते हैं. When interest becomes due in the books of hire purchaser under the credit purchase method, the entry passed will be interest account data with interest amount to hire vendor account with interest amount. इंटरेस्ट जो है एक्सपेंस है हायर परचेजर के लिए, इसलिए वो डेबिट होगा. हायर वेंडर उसका क्रेडिटर है, इसलिए वो क्रेडिट होगा. ऑन पेइंग इंस्टॉलमेंट व्हाट हैपेंस इज हायर वेंडर इज रिसीविंग डेबिट द रिसीवर, सो हायर वेंडर विल बी डेबिटेड एंड बैंक और कैश विल बी गोइंग आउट. चेक से जाएगा या तो पैसा या कैश से जाएगा, तो बैंक या कैश जो है आप क्रेडिट करोगे और आप इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से दिखाओगे उसे. On charging depreciation on asset in the books of hire purchaser under the credit purchase method, the entry passed will be depreciation account to asset account, and the amount will be shown as depreciation on full cash price. Because depreciation is an expense and it will increase the losses, so what happens is it has to be expenses and losses are to be debited. So depreciation is debited. Asset account is credited because assets value is going to decrease by the amount of depreciation. ठीक है, डेप्रिसिएशन जो एसेट का अमाउंट डिक्रीज कर देगा, तो डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है वो लॉस बढ़ा देगा, तो फिर डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करते हैं और एसेट का अकाउंट डिक्रीज करने के लिए एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं. और फिर उसके बाद जो है एंट्री जो हम पास करते हैं साल के एंड में, जितना भी डेप्रिसिएशन है इंटरेस्ट हमने कहीं पे भी पूरे साल में लगाया होता है उसको हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है. हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो जो है हायर परचेजर के अकाउंट्स हैं. हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है और डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है ना. तो उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है दोनों से कम हो जाता है, तो एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट दोनों से लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटा टू इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के सामने तो उनका अमाउंट लिखेंगे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के सामने डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट लिखेंगे. On recording journal entries for hire purchase transactions in the books of hire vendor under the credit purchase method, on signing the agreement, the entry will be hire purchase account data to hire sales account and the amount shown will be full cash price. क्योंकि हायर परचेजर डेटर है और हो क्या रहा है, हायर सेल्स हो रही है, तो सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं तो हायर सेल्स क्रेडिट होगा, और जो हायर परचेजर है वो डेटर है, तो वो जो है अभी उसे हमें अमाउंट देना है, दिया नहीं है, तो वो डेटर है तो वो डेबिट होगा और हम दिखाएंगे उसे फुल कैश प्राइस से. ठीक है, तो जैसे ही साइनिंग एग्रीमेंट होता है वैसे ही हम जो है फुल कैश प्राइस से दिखा देते हैं इस मेथड में. और जब डाउन पेमेंट होता है तो हमें कैश या बैंक रिसीव होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और हायर परचेजर हमें अमाउंट देता है तो क्रेडिट द गिवर, तो हायर परचेजर को क्रेडिट करते हैं और बैंक या कैश आ रहा होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं और हम दिखाते हैं उसको डाउन पेमेंट के अमाउंट से. ऑन रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू इन बुक्स ऑफ हायर वेंडर इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज मेथड, व्हाट हैपेंस इज द एंट्री पास विल बी हायर परचेज अकाउंट डेटा टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड अमाउंट शुड विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट. Because hire purchaser is debtor, he has to pay interest. He has not yet paid interest, but we have to receive it from him. And interest will be our income, so we are going to create the interest account. Okay. And on receiving the interest amount, what happens is either cash will come in or check will come in. So bank or cash will be debited, and hire purchaser is going to give it to credit the giver. So hire purchaser account will be credited. At the end of the year, what happens is whatever interest will be there, that has to be transferred to profit and loss account. Because we are recording transactions in the books of hire vendor, we are not passing any entry for depreciation because we don't have any asset. Asset तो हमने बेच दिया है ना, हायर परचेज पे बेच रहे हैं हम. ठीक है, तो हम बस जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट इनकम है हमारी, उसको हम जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो उससे हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इंटरेस्ट को हम डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट से दिखाएंगे. ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप जो है इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो जो एंट्री पास करते हो बैंक एंड कैश अकाउंट डेटर टू हायर परचेज अकाउंट, तो उसमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिखाना है आपको.
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को भी क्लिक कर लें और अगले वीडियो के आने तक इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको अच्छे से पढ़ के सारी जनरल एंट्रीज याद कर लें ताकि आगे के आप क्वेश्चन कर पाएँ।